वैद्यकीय क्षेत्र में अनेकों उपचार पद्धति विकसित हो रही है, लेकिन बीमारी का जड़ से इलाज और पर्सन एज अ होल, इन दो तत्वों पर होम्योपैथी आज अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। इसी के साथ होम्योपैथी के बारे में बड़े पैमाने पर होने वाली जनजागृति की बदौलत साधारण वर्ग से लेकर अभिजात वर्ग तक सभी प्रकार के लोग आज होम्योपैथी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। विश्व भर में आज होम्योपैथी क्षेत्र में माहिर संशोधक अपने संशोधन तथा अनुभव की बदौलत एक और अनेक रोगियों को स्थायी बीमारियों से मुक्त कराकर उन्हें सामान्य तथा स्वस्थ जीवन व्यतीत करने में सहायता कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बड़े पैमाने पर होम्योपैथी के बारे में जनजागृति भी कर रहे हैं। होम्योपैथी जगत के ऐसे ही एक शख्सियत मॉडर्न होम्योपैथी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार माने रोगियों का आत्मविश्वास निर्माण कर उन्हें दुर्लभ बीमारी से निजात दिलाकर एक सुखी सामान्य जीवन की प्राप्ति कराने का उद्देश्य लेकर पिछले 25 वर्षों से अथक संशोधन और रोगियों पर यशस्वी उपचार कर रहे हैं। डॉक्टर विजय कुमार माने इन्होंने अपने वैद्यकीय कार्य की शुरुआत एक लेक्चरर के रूप में की। साथ ही पारंपरिक उपचार पद्धति से चिरकालिक माने जाने वाली बीमारियों पर निरंतर संशोधन कर अपने अनुभव तथा उपचार के माध्यम से मॉडर्न होम्योपैथी की क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इस सामान्य और आसान परंतु दुर्लभ बीमारियों से छुटकारा दिलाने वाली उपचार पद्धति का निर्माण किया। 25 साल पहले कोल्हापुर में बोए हुए इस पौधे का आज पूरे भारत के साथ देश विदेश के रोगियों को लाभ मिल रहा है। मॉडर्न होम्योपैथी की क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की निर्मित डॉक्टर विजय कुमार माने इनके निरंतर संशोधन, इनके अनुभव तथा उपचार के माध्यम से हुई है। दिन ब दिन इसमें नए संशोधन के चलते कैंसर, किडनी फेलियर, लीवर सिरोसिस, मधुमेह, अस्थमा, अस्थि रोग जैसे अनेक चिरकालिक बीमारियों पर डॉक्टर विजय कुमार माने का संशोधन और इसी संशोधन पर आधारित दवाइयों का निर्माण मॉडर्न होम्योपैथी द्वारा किया जाता है। मरीज के लिए आसान ऐसी दवाइयों की किट जिसमें लिक्विड और ग्लोब्यूल्स की निर्मित की जाती है, जिसका संचालन बहुत आसान होता है। नमस्कार, मैं हूं संपदा और आप सभी का स्वागत है हेल्दी एरा विथ मॉडर्न होम्योपैथी में। और आज हम बात करेंगे ओवेरियन कैंसर के बारे में, जो कि अधिकतर महिलाओं में पाया जाता है। और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ हैं मॉडर्न होम्योपैथी नागपुर ब्रांच हेड और जिन्होंने अपना एमडी इन होम्योपैथी कंप्लीट किया है मुंबई से, डॉक्टर सिमंतिनी नरवणे जी। सिमंतिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और जैसे मैंने कहा कि आज हम बात करने वाले हैं ओवेरियन कैंसर के बारे में, लेकिन सबसे पहले एक हम वीडियो देखते हैं अनीता बोए जी का, जिन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लिया है, उनका अनुभव भी जानते हैं। अनीता भोए, उम्र 38 साल, फरवरी 2015 में पेट के लगातार दर्द और बुखार से परेशान रहती थीं। सोनोग्राफी के रिपोर्ट्स के अनुसार ट्यूमर उनके गर्भाशय में था। विशेषज्ञों के अनुसार ट्यूमर कैंसर का था। गांठ 6.2 से 5.3 सेंटीमीटर बड़ी थी। मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा था। फिर हमने सोनोग्राफी करवाई, जिसमें ये पता चला कि गर्भाशय में गांठ है। फिर उसे साल 2015 में हमने ऑपरेशन करके निकलवाई। मार्च 2015 में उन्होंने ट्यूमर को निकालने की सर्जरी करवाई और 2 कीमोथेरेपी भी करवाईं। 1 साल तक उनकी तबीयत ठीक रही, पर 1 साल बाद उनको फिर से परेशानी होने लगी। कीमो लेने के कुछ दिन तक आराम रहा, लेकिन उसके बाद परेशानी फिर से शुरू हो गई। उनकी कमजोरी बढ़ने लगी और वजन कम होने लगा। उनका हीमोग्लोबिन लेवल 7.5 हो गया और प्लेटलेट का आंकड़ा सिर्फ 27,000 रह गया। विशेषज्ञों के अनुसार उनकी बीमारी लिवर तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने अक्टूबर 2016 में फिर से सर्जरी करवाई, पर दुर्भाग्यवश उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर अक्टूबर 2016 में फिर से गर्भाशय का और गांठ का ऑपरेशन हुआ। फिर धीरे धीरे 2 महीने ठीक लगने के बाद
लीवर में जंतु फिर फैल गए। फिर से परेशानी शुरू हुई। नवंबर 2016 में उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। खबरों में देखा था और मॉडर्न होम्योपैथिक के बारे में पढ़ा भी था। उसकी जानकारी मिलने के बाद हम लोग पुणे गए थे। वहाँ जाने के बाद सर विजय माने की सलाह ली। उनकी दवाई चालू है और उस वजह से रिपोर्ट्स भी एकदम नॉर्मल है। मॉडर्न होम्योपैथी क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बाद 2 महीनों में ही फर्क महसूस होने लगा। उन्होंने नियमित खाना भी शुरू किया। 2 महीनों में उनकी दवाओं से हमें काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ। आज मेरी पत्नी की तबीयत एकदम अच्छी है। 23 अक्टूबर 2017 के रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी बीमारी कम हुई है और उनका एनीमिया भी कम हुआ है। उनका वजन बढ़ा है और हेमोग्लोबिन और प्लेटलेट काउंट भी नॉर्मल हुए हैं। अगस्त 2017 में जब हमने सोनोग्राफी करवाई, तब उस सोनोग्राफी में हमें जानने को मिला था कि कैंसर जैसी बीमारी नॉर्मल हो गई है और उन दवाइयों से किसी भी तरह का दुष्प्रभाव हुआ नहीं है। सर विजय कुमार माने इनकी दवाइयों से मुझे 2 ही महीनों में पूरा आराम मिला है। जिनको भी ये बीमारी है उन्हें सर से मिलकर उनकी सलाह लेनी चाहिए। श्रीमती भोये मॉडर्न होम्योपैथी क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बाद अब एक सामान्य और खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। मैम, अभी हमने देखा अनीता बोये जी का एक्सपीरियंस। आज हम बात कर रहे हैं ओवेरियन कैंसर इस विषय पर। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि ओवरीज क्या है और इसका क्या महत्व होता है। ओवरीज मतलब हम सब जानते हैं कि स्त्रियों में प्रजनन क्षमता होती है। प्रजनन क्षमता मतलब वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, बच्चे को जन्म दे सकते हैं, राइट। सो जो रिप्रोडक्शन के ही जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसी का एक पार्ट है ओवरी। ओवरी जो गर्भाशय होता है उसके बाजू उसके साइड में 2 बादाम के शेप के 2 जगह पे राइट एंड लेफ्ट साइड में 2 ओवरीज होती है स्त्रियों के शरीर में यूजुअली। सो ओवरी को अंडाशय भी कहा जाता है, डिंब ग्रंथि भी कहा जाता है। और ओवरी स्त्रियों के अंग का एक ऐसा अंग है जो फीमेल हार्मोन्स बनाता है और एग्स बनाता है। जब वो एग स्पर्म के कांटेक्ट में आते हैं तो बेबी इम्प्लांट होते हैं यूजुअली। और जो फीमेल हार्मोन्स की मैंने बात की जिसे हम एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, तो ये दोनों फीमेल हार्मोन्स जो है ये स्त्रियोचित गुणों के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी आपने कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एक हर महिला के अंग का एक महत्वपूर्ण ऐसा हिस्सा है। तो अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ओवरीज का कैंसर एग्जैक्टली क्या होता है। ओवेरियन कैंसर ये एक अग्रेसिव फॉर्म ऑफ कैंसर है और फीमेल्स में जितने भी कैंसर्स पाए जाते हैं उसमें ये 6th नंबर पे मोस्ट कॉमनली फाइंड आउट होने वाला कैंसर है। और मतलब स्त्रियों में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, यूटेराइन कैंसर ये पाए जाते हैं। तो इन सब के कंपैरिजन में ओवेरियन कैंसर जो होता है वो कम पाया जाता है, लेकिन इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ओवेरियन कैंसर को साइलेंट किलर कहा जाता है। साइलेंट किलर इसीलिए क्योंकि जो लक्षण ये प्रोड्यूस करता है ये बहुत ही माइन्यूट और बहुत ही साधारण से लक्षण होते हैं। इसीलिए जब पेशेंट डॉक्टर के पास विजिट करता है तो तब तक के कैंसर बहुत ज़्यादा फैल चुका होता है शरीर में। यानी इसका पता जल्द से जल्द आपको नहीं लग पाता है, इसीलिए इसे साइलेंट किलर शायद कहा जाता होगा। तो ये जो कैंसर है ये किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में पाया जाता है या मतलब कैसे इसके बारे में पता चले? अगर हम एज ग्रुप की बात करते हैं तो ओवेरियन कैंसर डिफरेंट एज वाइज इसके अलग अलग वेरिएंट पैटर्न होते हैं। सपोज जैसे कि अगर मरीज़ यंग है, जैसे 20 से 35 साल की उम्र का मरीज़ है, तो ऐसी उम्र में यूजुअली जर्म सेल ट्यूमर ऑफ ओवरी पाया जाता है। और पेशेंट अगर जल्दी अपने पास डायग्नोस्ड हो जाता है तो अपन इसको विथ लेस कॉम्प्लिकेशन, विथ लेस सिम्टम्स हम इसको बहुत ही इजीली ट्रीट कर सकते हैं पेशेंट को। और मतलब इसके लिए जो हम बोलते हैं सिम्टम्स जो होते हैं वो सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे हम लोग विस्तार से क्या होते हैं। और 45 के बाद जो दिखता है यूजुअली मेनोपॉजल के बाद 40-45 के बाद फीमेल में, वो होता है एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर। एपिथेलियल सेल्स जो ओवरी में होते हैं, मतलब हमारी जैसे मैंने बादाम के शेप की ओवरी बोली, तो एपिथेलियल सेल ये आउटर सरफेस पे होते हैं ओवरी के, राइट। तो आउटर सरफेस सेल्स में जो कैंसर होता है ये बहुत ही अग्रेसिव फॉर्म ऑफ कैंसर है। 45 के बाद जो फीमेल में दिखता है, और इसके जो सिम्टम्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा नॉट स्पेसिफिक होते, इतने स्पेसिफिक सिम्टम नहीं होते। इसीलिए
पेशेंट को एक तो लेट डायग्नोस्ड होता है ये जो भी कुछ है, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और इसमें लाइफ थ्रेटनिंग के चांसेस भी होते हैं, जान जाने का खतरा भी होता है। अभी आपने जैसे बताया उस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि इसके लिए कोई पर्टिकुलर एज की बात ही नहीं है, यंग एज में भी हो सकता है और 45 के बाद मतलब एक मिडिल एज के बाद में भी इसके चांसेस होते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चले कि मुझे जाकर ये ट्रीटमेंट करना है या इसके बारे में डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है, कैसे पता चले? इसके जो सिम्टम होते हैं वो बहुत ही साधारण से सिम्टम होते हैं, मतलब जैसे पेट फूलना, कब्जियत होना, हल्की उल्टी आना, जी मचलाना, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स अगर हम देखते हैं जैसे 3rd 4th स्टेज के सिम्टम्स अगर हम देखते हैं तो उसमें पेशेंट को योनि मार्ग से खून जाना, या फिर जब पीरियड्स रुक जाते हैं, रजोनिवृत्ति होती है पेशेंट्स को, मेनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग होना पेशेंट को, या फिर संभोग करते वक्त दर्द होना, और फिर पेट में पानी भरे जैसा लगना। जब खाना खाते हैं तो फुलनेस की फीलिंग आती है, मतलब खाना खाने की इच्छा ही नहीं होती है वो पेशेंट को, उल्टियाँ भी होती है। तो ये जो सिम्टम्स है ये वैसे तो बहुत कॉमनली होते हैं, मतलब इसके अलग अलग रीजंस भी हो सकते हैं। तो मतलब ऐसा कितने दिन अगर ऐसा होता है तो एक महिला ने मतलब सोचना चाहिए ट्रीटमेंट? बेसिकली क्या होता है, मतलब जो गाँव में या शहरों में भी ऐसा ही देखा जाता है कि जो मैंने ये कॉमन सिम्टम आपको बताए हैं, तो इसको किसी को भी अगर होगा तो वो एज अ एसिडिटी करके ही इसको ट्रीट करेगा, या कब्ज के लिए, मतलब डॉक्टर के पास वो उसी चीज़ के लिए इलाज लेते रहते हैं। उसीलिए 80 to 85% ऑफ फीमेल्स जो है ये 3rd या 4th स्टेज में ही आती है, और सिर्फ 15% ऐसी फीमेल है जो कैंसर स्प्रेड होने से पहले डायग्नोस्ड होती हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको इसमें से कोई भी सिम्टम कुछ ज़्यादा दिन के लिए अगर लगते हैं तो आपने तुरंत डॉक्टर को कंसर्न करना ही चाहिए कि वो अगर वो पेट दर्द भी है या फिर क्रॉनिक एसिडिटी की भी कंप्लेन है। बहुत से पेशेंट होते हैं वो वही बोलते हैं कि हमें सिर्फ एसिडिटी का प्रॉब्लम था मैडम, सालों से, 10 साल से, 12 साल से एसिडिटी का, लेकिन सिर्फ एंटासिड्स लेते हैं या फिर एसिडिटी के लिए जो भी कुछ दवाइयाँ होती है वो दवाइयाँ वो लेते रहते हैं, और उनका जो प्रॉब्लम है उसे निगलेक्ट किया जाता है एब्सोल्यूट। और महिलाओं में तो निगलेक्शन की एक आदत सी ही होती है, वो अपने आप को प्रेफरेंस नहीं देते हैं, वो हमेशा दे ऑलवेज यूज्ड टू गिव प्रेफरेंस टू द अनदर पर्सन। सही है। और आजकल देखा होगा आपने कि कई महिलाएं ऐसी हैं जो हार्मोनल ट्रीटमेंट भी लेते हैं, तो क्या ये सही है इस तरीके से ट्रीटमेंट लेना? या देखिए वो डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है और हार्मोनल ट्रीटमेंट या हार्मोनल थेरेपी किस लिए चालू की है, लेकिन अगर प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ हार्मोनल ट्रीटमेंट अगर ली जा रही है तो ये एक कॉज है ओवेरियन कैंसर के लिए। और इसी के साथ साथ अगर कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट ले रहा है तो इसका मतलब है कि हम बॉडी के हार्मोन्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सो इट इज़ बेटर कि आप अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करो, क्योंकि आजकल ओवेरियन कैंसर तो है लेकिन कॉमनली यही फाइंड आउट किया जाता है कि पीसीओडी किसी को डायग्नोस्ड होता है तो हार्मोनल थेरेपी दी जाती है, राइट, और उसके बाद ओबेसिटी आती है। तो ऐसे कहते हैं कि पीसीओडी की वजह से ओबेसिटी आई है, लेकिन ये गलत है। पहले ओबेसिटी आती है और उसके बाद पीसीओडी डायग्नोस्ड होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट अगर होता है तो आने वाले कॉम्प्लिकेशंस हम अवॉइड कर सकते हैं। लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट, एग्जैक्टली, लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट मतलब आजकल का एरा आप जानते हैं, जैसे जैसे स्टैंडर्डाइजेशन होते जा रहा है, अपना जो जनरेशन है वो जंक फूड के तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है ना। जो इतना हाईली वर्किंग एरा जो है, इतना हाईली वर्क स्ट्रेस होता है कि मतलब जैसे आईटी कंपनीज, मेडिकल फील्ड का या फिर इंजीनियरिंग फील्ड के जो भी कोई है, उन्हें एक्सरसाइज करने के लिए तक टाइम नहीं होता है। इतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस हो जाता है तो वो दे यूज टू गिव एक्सक्यूजेज, हमेशा एक्सक्यूज। या फिर घर के हाउसवाइफ्स को ही देख लो आप, वो सिर्फ काम करती है लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं करती। और एक्सरसाइज इज डिफरेंट एंड एक्सर्शन इज डिफरेंट। एक्सर्शन से थकान महसूस होगी लेकिन एक्सरसाइज से थकान महसूस नहीं होगी। और जितना हम एक्सरसाइज करेंगे, तो जैसे मैंने कहा है कि हमारी बॉडी में बहुत अच्छी एक हैबिट है कि उसमें हमेशा पुनर्नवासन होता रहता है, हमेशा नए सेल्स बनते हैं। तो ये नए सेल्स कैसे बनेंगे? अगर आप रूटीनली एक्सरसाइज करते हैं, है ना, अपनी बॉडी का जैसे आप ध्यान रखते हैं, जैसे बचपन में स्कूल में तक पीटी का क्लास दिया जाता है, राइट, वो किस लिए दिया जाता है कि एक फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। तो उस फिजिकल फिटनेस को अगर आप जान जाए, इसी को कहते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और थोड़े से खाने में चेंजेस लाने हैं बस, तो फिर आने वाले बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं।
ये एक बहुत अच्छी बात आपने कही है। और अभी थोड़ी देर पहले जैसे आपने कहा था, और हम सब जानते हैं कि महिलाएं जो होती हैं वो खुद की तरफ बहुत ही कम ध्यान देती हैं, और ख़ासकर उनका जो ध्यान होता है पर्टिकुलरली अपनी फैमिली मेम्बर्स और फैमिली की तरफ ज़्यादा होता है। और शायद यही वजह है कि 45 प्लस एज ग्रुप में उन्हें काफ़ी इस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस उनमें देखी जाती हैं। तो उनके लिए आप क्या बता सकते हैं कि क्या सिम्टम्स होते हैं 45 प्लस एज ग्रुप में अगर ओवेरियन कैंसर की बात करें तो? ओवेरियन कैंसर की देखिए मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स क्या होता है, एक तो पहले उसमें मेनोपॉज के भी सिम्टम आने लगते हैं, पेरी मेनोपॉज एंड पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स भी आते हैं। तो कई बार फीमेल्स जो है ना कंफ्यूज सी हो जाती है, जैसे 45 या 50s के बाद अगर उनके पीरियड्स रुक भी रहे हैं, रुक भी जाते हैं तो, और उनको सपोज ओवेरियन कैंसर हो रहा है जैसे कि मैंने कहा था ओवेरियन, यूटेराइन, है ना, ये जो कैंसर है इसमें यूजुअली मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग होती है, योनि मार्ग से ब्लड निकलता है। तो कई बार फीमेल ऐसी कंफ्यूज होती है 50 के बाद, तो उन्हें ऐसे लगता है कि मेरे रुके हुए माहवारी जो मेरी रुकी हुई थी ये शायद से फिर से तो नहीं आ रही है, वो कंफ्यूज होती है और वो ध्यान नहीं देती इस चीज़ के ऊपर। या फिर हमारे क्लिनिक में तो ऐसा भी पेशेंट आया है, 60 साल के औरत थे, वो उनको योनि मार्ग से ब्लड जाने लगा अचानक, जबकि उनके पीरियड्स तो 40 साल में ही रुक गए थे। तो मैं जब वो फीमेल को हमने पूछा कि आपने इतना डिले क्यों किया, आपको जब पता चल गया था कि आपको योनि मार्ग से ब्लड खून जा रहा है तो आपने तभी ट्रीटमेंट क्यों नहीं शुरू की, तो उन्होंने बोला कि मुझे ऐसे लगा कि रुकी हुई माहवारी फिर से शुरू होगी। पर 15-20 साल बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि चलो 1-2 साल में हो रहा है, स्पॉटिंग हो रहा है, 2-3 महीने बाद हो रहा है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि रुकी हुई माहवारी शुरू हो गई। लेकिन कई गाँव में यही मिसकंसेप्शन है कि शायद हो सकता है फीमेल्स इसी बात, लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान देना है उस बारे में कि अगर ऐसे कोई सिम्टम आ रहे हैं तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अभी आपने बताया कि 3rd या 4th स्टेज में जनरली लेडीज़ आती हैं इस तरीके की प्रॉब्लम को लेकर, तो क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी स्टेजेस इसके बारे में, मतलब ओवेरियन कैंसर की जो स्टेजेस है उसके बारे में अगर आप बता सकें, ताकि महिलाओं को जल्द से जल्द ध्यान में आए कि जो उनके साथ हो रहा है वो नॉर्मल से कुछ अलग है। एग्जैक्टली स्टेजेस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, एक नॉर्मल कॉमन इंसान को भी पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टेजेस में ऐसा रहता है, बेसिकली 4 स्टेजेस रहते हैं। स्टेज 1 में यूजुअली जो कैंसर होता है वो ओवरीज तक ही सीमित रहता है, ओवरी से बाहर नहीं निकला है। स्टेज 2 में वो ओवरी के साथ साथ आसपास के जो टिश्यू है, गर्भाशय है, गर्भाशय का मुंह या फिर योनि मार्ग, ये सारे टिश्यूज़ तक वो फैलना शुरू कर देता है। स्टेज 3 में वो पूरा ओवरीज के साथ साथ आजू बाजू के टिश्यू जो मैंने बोला है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उसमें तो वो स्प्रेड हो ही जाता है, उसके साथ साथ थोड़ा एब्डोमिनल एरियाज जो ऊपर के उसे भी वो कवर करता है। और स्टेज 4 में लीवर, लंग्स, पूरे बॉडी में मेटास्टेसिस फैल जाता है। मैम जैसे अभी आपने बताया कि अलग अलग स्टेजेस होते हैं और इतनी जल्दी ये बीमारी फैल जाती है कि पता चलने के पहले एक स्टेज पार कर चुकी होती है जहाँ तक के, तो इसके बारे में पता कैसे चल सकता है, मतलब कौन सी ऐसी टेस्ट है या सोनोग्राफी कहिए कि वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है और कैसे पता चल सकता है? सोनोग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें, और मतलब जैसे कि मैं बोलती हूँ जब भी सोनोग्राफी की जाती है तो सोनोग्राफी में ओवेरियन सिस्ट विद सॉलिड कंपोनेंट भी दिखता है। और वो डिपेंड करता है कि फिर वो कौन सा कैंसर है। जैसे मैंने बोला था अगर पेशेंट यंग है तो उसमें जर्म सेल ट्यूमर रहता है ना, ओवरी जो है ओवेरियन कैंसर, और एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर के बारे में भी मैंने बताई थी। और एक होता है वेरिएंट पैटर्न होते हैं, स्ट्रोमल सेल कैंसर भी होता है ओवरी में। तो जर्म सेल जो होता है वो अंदरूनी भाग होता है ओवरी का, जर्म सेल ट्यूमर ऑफ ओवरी। एपिथेलियल बाहर का भाग होता है ना, और इनके अलग अलग फंक्शंस भी होते हैं। मतलब जर्म सेल ट्यूमर ऑफ ओवरी अगर किसी पेशेंट को है, जैसे वो यंग एज का 20 to 35 में, ये कैंसर में क्या होता है, बीटा HCG लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। मतलब ऐसे कंडीशन में अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो वो भी पॉजिटिव आ जाएगी, अनमैरिड की भी पॉजिटिव आ जाएगी। एग्जैक्टली तो इनको रूल आउट करने के लिए जैसे मैंने बोला USG में अगर ओवेरियन सिस्ट विद सॉलिड कंपोनेंट दिख रहा है या फिर कोई ट्यूमर दिख रहा है तो उसके लिए स्पेशल ट्यूमर मार्कर होते हैं। और बायोप्सी की बात करें तो इसमें बायोप्सी अवॉइड की जाती है। जितना अगर बायोप्सी परफॉर्म की जाएगी तो जो मैंने स्टेजेस की बात की आपको वो अपग्रेड होती है, बढ़ता है उसका स्प्रेड, स्पिलेज होता है, बायोप्सी से बढ़ता है। ओवेरियन कैंसर में बायोप्सी नहीं करते हैं। तो पता
कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए कुछ स्पेशल ट्यूमर मार्कर्स होते हैं। जैसे मैंने बोला जर्म सेल ट्यूमर है, अगर यंग लड़की है तो उसमें अल्फा फीटोप्रोटीन, बीटा HCG और सीरम LDH, ये जो स्पेशल टेस्ट है ये की जाती है। अगर ये एलिवेटेड है तो हम इसको एज अ डायग्नोसिस करके लेते हैं कि यस पेशेंट को ओवेरियन कैंसर हो सकता है, और सोनोग्राफी की जो डायग्नोसिस हमें मिली है वो तो हम लेते ही हैं, ठीक है। और अगर एपिथेलियल सेल कार्सिनोमा है, मतलब किसी को एपिथेलियल ट्यूमर ओवेरियन कैंसर है किसी को, तो ऐसे कंडीशन में वो यूजुअली 45 प्लस में दिखता है, राइट, 40s और 45 प्लस में। तो इनमें भी कुछ स्पेशल ट्यूमर मार्कर होते हैं। सोनोग्राफी के साथ साथ इनमें CA-125 करके एक ट्यूमर मार्कर होता है, वो करते हैं, HE4 करते हैं। ये ट्यूमर मार्कर्स बड़े हैं और अलग अलग कुछ इंडेक्सेस भी होते हैं जिससे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि यस पेशेंट को ओवेरियन कैंसर है। ये जो आपने बताया है, ये इससे तो ऐसे मालूम पड़ता है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं अगर हम इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान कम दे, या मतलब ऐसे ही उसको निग्लेक्ट करें अगर तो मैं आपसे अब ये जानना चाहती हूँ कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस जो रहते हैं, मेजर कॉम्प्लिकेशन, देखो जो बेसिक सिम्टम्स हमने बताए थे, साधारण से सिम्टम, पेट फूलना, लेकिन जो हाईली कॉम्प्लिकेटेड केसेस क्लिनिक में विजिट करते हैं वो तो बहुत बड़ा पेट में पानी, मतलब एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर में क्या होता है, फीमेल्स का पेट भी निकल आता है, लेकिन फिर भी वो बहुत पता नहीं किस चीज़ का वेट करते हैं। तो मतलब जितने पेशेंट हमारे नागपुर ब्रांच में भी विजिट किए हैं तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के बाद ही विजिट किया है। योनि मार्ग से खून आने लग गया था, सांस फूलने लगती, क्योंकि पेट में पानी भर जाता है, बहुत ज़्यादा पेट आगे आ जाता है ना, और पूरा टाइट हो जाता है कि पेशेंट ना करवट ले सकता है ना चल सकता है, हाथों पैरों, फिर पेट में पानी भरने से हाथ पैरों में सूजन भी आती है। पेशेंट को मछली तो होती है, पहला बेसिक सिम्टम मछली थी, लेकिन कॉम्प्लिकेशन में वो वॉमिटिंग में रूपांतर हो जाता है। कुछ भी खाने जाता है तो पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, वो कुछ खा भी नहीं सकता, ऊपर से ब्लीडिंग जो होती है वो अलग ही है। तो बहुत ही ख़राब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ओवेरियन कैंसर के। सुनने के बाद ऐसा लगता है कि कितनी छोटी सी चीज़ है देखने में, पर हम अगर निगलेक्ट करें या उसे अनदेखा कर दे तो वो ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। इसी नोट पर फ़िलहाल लेते हैं हेल्दी एरा विद मॉडर्न होम्योपैथी में एक ब्रेक के बाद चर्चा फिर जारी रखेंगे। आप देखते रहिए UC न्यूज़। आरोग्य चिकित्सा और जीवन पर होगी खास चर्चा, जिसमें बीमारियों का निदान होगा होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा की उपचार पद्धति द्वारा। साथ ही जानेंगे अपने आहार को कैसे रखें संतुलित, डॉक्टर्स के सुझाव के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। टेलीकास्ट एवरी फ्राइडे एट 8:30 PM ओनली ऑन UCN न्यूज एंड UCN न्यूज HD। अभी हमने देखा कि अनीता भोये जी के बारे में, और उन्होंने ट्रीटमेंट लिया मॉडर्न होम्योपैथी से, जिसका उन्हें काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। तो आप अगर उनके बारे में और उनकी ट्रीटमेंट के बारे में हमें विस्तार से बता सकें तो। जी, अनीता भोये ये 38 इयर्स की औरंगाबाद की फ़ीमेल है, हमारे पास आई है। तो ये फीमेल को, जैसे कि आपने देखा ही है कि मार्च 2015 में उन्हें कैंसर डायग्नोस्ड हुआ था, पेट में दर्द की उनको कंप्लेन थी। तो उन्होंने सोनोग्राफी वगैरह जब किया तो उनका ट्यूमर भी काफ़ी बड़ा था, 6.3 सेंटीमीटर का था। ओके, सो ट्यूमर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सर्जरी की, कीमोथेरेपीज भी लिया। उसके बाद ही उनको कुछ समय बाद फिर से वो कैंसर जो है वो रीअपेयर हुआ, उनको लिम्फ नोड्स वगैरह भी हुए और फिर से ट्यूमर हुआ। तो पेशेंट ने फिर से सर्जरी की है, कीमोथेरेपीज किए, लेकिन विद इन 2 मंथ्स ही जब उन्होंने सिटी स्कैन किया, पेशेंट को और भी सिम्टम्स आने लगे, पीलिया हो गया वगैरह, तो पता चला कि उनको लीवर मेटास्टेसिस भी है। लीवर मेटास्टेसिस भी है। तो फिर पेशेंट के रिलेटिव थोड़ा डिसअपॉइंट हुए, उन्होंने बोला कि नहीं, हमें कुछ आराम ही नहीं आ रहा। तो 2016 में पेशेंट ने मॉडर्न होम्योपैथी में अप्रोच किया। वो आए हमारे पास और उन्होंने सारे अपने सिम्टम्स भी बताए, डिटेल केस हिस्ट्री दी, अपने सारे रिकॉर्ड्स भी बताए। तो पेशेंट जब हमारे पास आया था तो वो पूरी मैलिग्नेंसी, मतलब वो स्टेज 4 में ही हमारे पास उन्होंने विजिट किया था, राइट। सो विद इन 2 मंथ्स पेशेंट को जो भी कुछ सिम्टम्स थे, पेट में दर्द, जी मचलाहट, थकान, और एक बात की, मतलब जब विजिट किया था पेशेंट ने तब उनका हेमोग्लोबिन 7 था, 7.5 था और प्लेटलेट 27,000 हो गए थे। मतलब इतने कम प्लेटलेट में पेशेंट को ब्लीडिंग भी होने के चांस, एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के चांसेस भी होते हैं। तो हम इसे थोड़ा क्रिटिकल भी कह सकते हैं। ऐसे कंडीशन में ही आई थी वो हमारे पास, स्टेज 4। और वो लाइक ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर किया था कि ओवेरियन कैंसर लाइफ थ्रेटनिंग होता है, जान जाने की संभावना, और स्टेज 4 में तो सब होप्स छोड़ देते हैं, राइट। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास जब वो आई
तो उन्हें 2 महीनों के भीतर भीतर ही काफ़ी अच्छा लगने लगा। विदिन 2 मंथ्स पेशेंट वॉज एक्सेलेंट, है ना, बहुत अच्छा था। लेकिन पूरी अवधि जो थी बीमारी की, अगस्त 2017 में जब हमने उसका पूरा फिर से स्कैनिंग किया, तब नो मैलिग्नेंसी आया, राइट। मतलब 2016 से लेकर 2017 का ये जो हमारा जर्नी था, है ना, तो जो हमारा, जो मैंने बोला है, इतना इंटरवल लगता है, पेशेंट को सिम्टोमेटिकली अच्छा लगने लग जाता है, राइट। लेकिन जो विजिबल हमें एविडेंस चाहिए होता है रिपोर्ट्स में, उसके लिए हमें 2017 तक का स्पैन लगा है। पर ये तो कह सकते हैं कि कम से कम ये 1 या 2 महीने में, पिछली बार भी हमने देखा था, अब भी देख रहे हैं, 1 से 2 महीने के भीतर आपको सिम्टम्स कम होने का एक एहसास आने लगता है। तो ये कहीं ना कहीं पेशेंट के लिए बहुत बड़ी तसल्ली होती है। एक वही है कि उन्हें फिर एक आशा जागृत होती है कि हम अपनी ज़िंदगी फिर से नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं। और अनीता भोई का भी आपने देखा है, 38, मतलब उसकी कोई भी उम्र ही नहीं थी ज़्यादा, वो यंग पेशेंट थी, काफ़ी डिप्रेस थी जब आई थी, लेकिन आज वो बहुत हैप्पी है, उसके शरीर में कैंसर नाम का अंश नहीं है। बहुत बड़ी उपलब्धि है मॉडर्न होम्योपैथी के लिए भी कि इतनी यंग एज में इतने कॉम्प्लिकेटेड केस को आपने इतना अच्छा एक जीवन दान भी दिया है और केस सॉल्व भी इतने आसानी से हुआ। आसानी से तो खैर नहीं कह सकती, आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड रहा होगा, लेकिन पेशेंट के लिए एक तसल्ली भरी उनकी ट्रीटमेंट रही होगी। तो अब आपसे ये जानना है कि जैसे कुछ चीज़ें हैं, हमने ऐसा सुना है कि फैमिली हिस्ट्री भी होती है। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आपके चांसेस होते हैं कैंसर डेवलप होने के, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनमें फैमिली हिस्ट्री नहीं है। तो ऐसे दोनों, जिनके पास फैमिली हिस्ट्री है, उन्होंने क्या ख्याल रखना चाहिए या उन्होंने किस तरीके से अपने आप पर ध्यान देना चाहिए, और जिनके पास नहीं है उन्होंने कैसे ध्यान देना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, है ना, कि जैसे अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है ना, तो वो मतलब ब्रेस्ट कैंसर, यूटेराइन कैंसर, है ना, मैटरनल साइड और पैटर्नल, मतलब मम्मी के साइड के घर में और फादर के साइड के घर में भी फैमिली हिस्ट्री अगर आपको है तो आप हाई रिस्क में ही आते हैं, राइट। आपको भी वो ट्रांसमिट होने के चांसेस होते हैं। तो और जिसमें नहीं है उनको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी, सारे फीमेल्स को, कि आफ्टर 35 आपने अपना स्क्रीनिंग करना चाहिए। स्क्रीनिंग मतलब रेगुलरली अपने डॉक्टर से विज़िट करना, ठीक है। डॉक्टर आपको विज़िट करके, कुछ जो हाई रिस्क के पेशेंट होते हैं उनके तो हर 2-2 साल में टेस्ट होते हैं, राइट। जैसे अगर किसी को यूटेराइन कैंसर की फैमिली हिस्ट्री है तो उनका प्रॉपर रूटीन चेकअप किया जाता है जब वो डॉक्टर के पास विज़िट करते हैं। उनका ब्रेस्ट एग्जामाइन किया जाता है, उनका पैप स्मीयर टेस्ट किया जाता है, उनका जो भी कुछ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो भी है उसको पूरा अच्छी तरह से एग्जामाइन किया जाता है कि सब साफ़ सुथरा है या नहीं, कुछ सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं, राइट। कुछ भी छोटी से छोटी सिम्टम भी होंगी, सफ़ेद पानी जाना, माहवारी कम जाना, ज़्यादा जाना, ये सारे सिम्टम शेयर करते हैं हम डॉक्टर से जब हम उनके पास रूटीनली विजिट करते हैं एवरी 6 मंथ में। चाहे आप बीमार हो या ना हो, डॉक्टर इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। डॉक्टर हमेशा आपको हेल्प करने के लिए ही है। और जिनको ऐसी फैमिली हिस्ट्री है उन्होंने तो डेफिनेटली स्क्रीनिंग करना ही चाहिए खुद का। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई और मैं ऐसी आशा करती हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और इसको फॉलो करने की कोशिश भी करेंगे। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं जिसके बारे में हमेशा हम लोग बात करते हैं, अलग अलग कैंसर, अलग अलग बीमारियों के बारे में, और उन्हें मॉडर्न होम्योपैथी एक नॉर्मल लाइफ में फिर से लौटा कर ले आते हैं, ये ट्रीटमेंट मॉडर्न होम्योपैथी। तो क्या आप बता सकते हैं कि मॉडर्न होम्योपैथी अलग क्या ऐसा करता है या ऐसा क्या अलग है मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में? देखिए, आपने जो कहा कि कॉम्प्लिकेटेड, राइट, तो पेशेंट जब भी हमारे पास आता है, पहली बात तो वो ऑलरेडी ओवेरियन कैंसर के पेशेंट स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 में डायग्नोस होते हैं। जैसे मैंने बोला था 80% जो है वो, और मैक्सिमम जो होते हैं मतलब वो एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर, मतलब जो अग्रेसिव फॉर्म ऑफ कैंसर है वो, तो मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस होती है। और जब पेशेंट हमारे पास आता है तो वो सारे उपचार लेने के बाद विजिट करता है। उसने सब सर्जरी की हुई रहती है, बहुत सारी कीमो ली हुई रहती है। सो जब हमारे पास वो आता है तो वो मैलिग्नेंट स्टेज में ही आता है, स्टेज 4 में। हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है ऐसे केसेस के साथ डील करना। सबसे पहली बात, पेशेंट के पास कुछ भी होप नहीं रहती है, पेशेंट डिप्रेस्ड रहता है। उसके साथ साथ उसको फिजिकल सिम्टम्स, जैसे मैंने कॉम्प्लिकेशंस आपको बताए थे, ब्लीडिंग, एसाइटिस, वॉमिटिंग, काफ़ी सिम्टम्स रहते हैं। वो यही बोलते हैं कि जहाँ से हम ट्रीटमेंट लेके आए हैं, यहाँ कहीं से भी डॉक्टर ने हमें यही बोला है कि जितने दिन जिंदा है उतने दिन ट्रीटमेंट लो।
एंड इट वाज वेरी, बहुत ही ज़्यादा वो डिसअपॉइंटिंग होता है सुनने के लिए, पेशेंट के लिए भी। लिटरली रोते हैं पेशेंट जब क्लिनिक में आते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर बस हमें बचा लीजिए, है ना। सो वो हमारे लिए भी उतना ही चैलेंजिंग है उस केस को हैंडल करना। अनीता भोये का लाइव एग्जाम्पल आपने देखा ही है, उनके रिपोर्ट्स भी वीडियो में हमने शेयर किए कि उसको लीवर तक मेटास्टेसिस हो गया था, है ना। लीवर के साथ साथ कोई देर नहीं लगती लंग्स में भी जाने के लिए, रिब्स में जाने के लिए, और पीछे का जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें भी इन्फिल्ट्रेशन होने के लिए कोई देर नहीं लगती है ना। लेकिन फिर भी मॉडर्न होम्योपैथी की मेडिसिन में इतना पोटेंशियल है कि पेशेंट के जो फिजिकल सिम्टम्स है, जो भी है, योनि मार्ग से खून आना कम हो जाता है, पेट में पानी भरना तक कम हो जाता है, जी मचलाहट कम होती है, एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। सबसे पहले मॉडर्न होम्योपैथी का यही एम होता है कि पेशेंट का मुंह से खाना शुरू हो जाए, पेशेंट का मुंह से खाना शुरू हो जाए। उसके जो मेन सिम्टम है, एकदम 3+ सिम्टम कहते हैं हम उसे, जैसे योनि मार्ग से ब्लड निकल रहा है, पेशेंट का वीकनेस इंप्रूव होता है ना। और रूटीनली जो हम डॉक्टर्स हैं मॉडर्न होम्योपैथी के, उनसे रूटीनली प्रॉपरली फॉलोअप करते हैं। इन एवरी 15 डेज 7 डेज पेशेंट से हम बात करते हैं। वो एक तरह का फॉलोअप, उनके साथ एक अटैचमेंट बनाए रखना भी उनके लिए काफ़ी बड़ा सपोर्ट होता है जी। और ऐसे हालातों में मेरे ख्याल से तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके अपने कहे जाने वाले लोग, उसमें डॉक्टर्स भी आते हैं, क्योंकि आप इतना दिल से उनके लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो जब साथ हो, इमोशनल अटैचमेंट हो, तो जाहिर है आधे से ज़्यादा तो पेशेंट वहीं मोटिवेशन ठीक हो जाता है। एग्जैक्टली। जी। हम सिर्फ इतना ही कहते हैं कि आपके जो भी कुछ टेंशन डिप्रेशन है, बस इसको क्लिनिक में ही छोड़ दीजिए, आप बस मेडिसिन लेके घर जाइए, और अगर कुछ भी आपको अनयूजुअल सिम्टम लगता है तो हमें वैसा फ़ोन करिए या हमें तुरंत विजिट करिए। जी। अभी आपने बताया कि किस तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी में ट्रीटमेंट दिया जाता है और किस तरीके से आप एक इमोशनल अटैचमेंट भी अपने पेशेंट के साथ बनाते हैं, तो मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगी कि कोई प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में भी मॉडर्न होम्योपैथी हेल्प करता है पेशेंट्स को? हाँ, जिनको फैमिली हिस्ट्री होती है उनके लिए भी हम लोगों ने ऐसे प्रिवेंटिव हमारे फॉर्मुलेशन बनाए हैं, हमारी मेडिसिन ऐसे बनाई हुई हैं हमने, और जो ले सकते हैं एज अ प्रिवेंटिव, जिनको फैमिली हिस्ट्री है ना। तो जो मैंने स्क्रीनिंग के जो बताए आपको टिप्स के, आपको स्क्रीनिंग भी करना है, उसके साथ साथ वो मॉडर्न होम्योपैथी का मेडिसिन भी लेते हैं। फिर वो कब डिसकंटिन्यू करना है, कैसे डिसकंटिन्यू करना है, वो हम उनको बाद में एडवाइस करते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जिनके पास फैमिली हिस्ट्री है उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लिए जी, कहीं ना कहीं दिल में एक डर होता है कि मेरे पास या मेरी फैमिली में ऐसी एक हिस्ट्री है, तो कहीं मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इस डर से निजात पाने के लिए हमेशा मॉडर्न होम्योपैथी आपकी सेवा में हाजिर है, ऐसा कह सकती हूँ। और अब आज के एपिसोड में हमने देखा अनीता भोये जी का केस, और देखा कि ओवेरियन कैंसर स्टेज 4 में रहते हुए भी उन्हें मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेकर आज वो अपनी सामान्य ज़िंदगी हंसी खुशी से जी रही हैं। तो आगे भी ऐसे ही अलग अलग बीमारियों के बारे में और उनके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते रहेंगे हेल्दी एरा विथ मॉडर्न होम्योपैथी में। संपर्क करें 198/C3 ई वार्ड, गीता मंदिर के नजदीक, कावला नाका, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। परामर्श और मार्गदर्शन के लिए हमारे अगले केंद्रों से संपर्क करें। रजिस्ट्रेशन ऑफिस कोल्हापुर, मुंबई, दादर, कालवा, खारघर, पुणे, धड़कवाड़ी, पिंपरी चिंचवड, हड़पसर, तलेगाव, नासिक, औरंगाबाद, नागपुर, सोलापुर, गोवा, म्हापसा, कर्नाटक, बैंगलोर, हुबली, तेलंगाना, हैदराबाद, गुजरात, राजकोट, सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा, मध्य प्रदेश, भोपाल, इंदौर, जबलपुर।